गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? देखो बच्चों, आज लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने टाइप ऑफ डायोड और रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ा था कि रेक्टिफायर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, एक्चुअल में रेक्टिफायर में क्या चेंजेस होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। और उसके अंदर अपन ने ये भी देखा था कि फिल्टर सर्किट क्या होते हैं और किस तरीके से उनका यूज़ होता है। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा। देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको एक चीज़ लिखा नहीं रहा हूँ, पर आप एज ए इंफॉर्मेशन इसको ध्यान में रख सकते हो। मैंने एक चीज़ आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताई थी, जब कभी भी इंडक्टर का यूज़ होगा तो हमेशा सीरीज में, और कैपेसिटर का जब यूज़ होगा तो पैरेलल में। अब देखो, मुझे एक चीज़ बताओ, जब अपन उसको कनेक्ट करेंगे सर्किट के अंदर तो रिएक्टेंस कितना होता है? अगर अपन बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस तो वो होता है ओमेगा इंटू एल। एल की जो वैल्यूज होती है वो ज़्यादातर मिली के अंदर होती है। क्या होती है? मिली के अंदर होती है। और मिली के अंदर होने की वजह से वो क्या करता है, मिली के अंदर होने की वजह से उसका जो रिएक्टिव पार्ट जो आता है, या यूँ कह सकते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आता है वो कम आता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम आने की वजह से वो क्या करता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी जो उसकी एफ के नीचे वाली होती है उसको तो पास कर देता है और बाकी सबको हटा देता है। बात समझ में आई नहीं आई? कि जैसे एक्सएल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल करते हैं तो ओमेगा में 2 पाई एफ आता है, तो उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हुई, तो एक्सएल जो निकल के आया उसकी जो वैल्यू आएगी, तो वो रिएक्टिव पार्ट जो होता है या इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो कम होने की वजह से क्या करता है, केवल कम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ही अलाउ करता है, बाकी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को अटेनुएट कर देता है। यानी इसको किस में यूज करेंगे अपन? लो पास फिल्टर में। ठीक है। ऐसे ही कैपेसिटेंस के लिए अपन बात करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है हमारे पास 1/ओमेगा c, जिसे 1/2 पाई एफ सी लिख सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रोफेरेड में होने की वजह से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है वो ज़्यादा आता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा आने की वजह से एक्सी ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा वाले को तो अलाउ करता है, लो वाले को अटेनुएट कर देता है। इसका मतलब हाई पास फिल्टर में अपन कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं और लो पास फिल्टर के अंदर इंडक्टेंस का। अब आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर। नाम से पता लग रहा है। एक तो देखो, ट्रांजिस्टर अच्छा टॉपिक है। एनटीए ने जब ये जो टेस्ट निकाले थे, अभ्यास टेस्ट, उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, कि उन्होंने मतलब ये 12th के सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, नॉर्मली भी हटा दिया, ये 30% कम किया, उसके अंदर भी मैं बता रहा हूँ। उसके पहले भी ट्रांजिस्टर जो है वो बोर्ड के सिलेबस से तो हट चुका है। पर अपन जैसे एनटीए के सिलेबस की बात करें तो एनटीए ने कोई ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि ट्रांजिस्टर है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास टेस्ट जो निकाले थे इस साल वाले के अंदर, तो इसमें बोर्ड में तो ट्रांजिस्टर नहीं था। पर जब बात आई अभ्यास टेस्ट के अंदर तो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पूछी हुई थी। तो अपन यही मान के चलते हैं कि ट्रांजिस्टर है और अपने को आना भी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या होता है। जैसे मैं आपको देखो इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताऊं तो ये लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। बात समझ में आई? ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी डिवाइस जिसको आप लो पावर से या लो रेजिस्टेंस से हाई पावर यानी हाई रेजिस्टेंस पे शिफ्ट कर देते हो, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। आपने लो इनपुट से हाई आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब ट्रांजिस्टर के अपन बारे में चर्चा करेंगे, यानी अपन अगर इसका सबसे पहला एडवांटेज का है तो ये कह सकते हैं लो इनपुट हाई आउटपुट। हाई आउटपुट।
अगर मुझे कभी भी लो इनपुट से हाई आउटपुट को अगर यूज करना होगा तो अपन किसका यूज करेंगे, ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसमें मैंने सारी चीजें तो लिखा रखी है, पर मैं जिस तरीके से आप सभी स्टूडेंटों को समझा रहा हूं बच्चों, प्लीज मैं आप सभी से ये चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, जिस बिहाफ पे, जिस तरीके से, जिस मेथड से मैं आपको ट्रांजिस्टर समझा रहा हूं, वो हो सकता है बाकी लोगों के मेथड से मैच ना खाए, क्योंकि आप हो सकते हो कि देखो आप लोगों ने कहीं भी इधर उधर से बुक से प्रेफर किया, कुछ भी किया, तो वो जरूर नहीं मैच का है। पर मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, अगर आपने उसको उस तरीके से सीख लिया बच्चों, तो ये मेरी गारंटी है आप बिना सोचे समझे ट्रांजिस्टर का जो कोई सा भी सर्किट होगा, चाहे कॉमन इमीटर हो या कॉमन बेस हो या फिर कॉमन कलेक्टर हो या उसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो हर तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। पर वो तभी हो पाएगा बच्चों जब आप लोग पूरा का पूरा जो ध्यान है वो उसके अंदर रखो, ज्यादा इधर उधर से प्रेफरेंसेस ना लो। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी दूसरी जो पॉइंट होता है वो क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। 3 टर्मिनल डिवाइस, क्या हो गया, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, इसलिए यहां पे ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। अब 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? पहला टर्मिनल होता है इमीटर। पहले टर्मिनल का क्या नाम दिया गया है, इमीटर। इमीटर का मतलब क्या हो गया, जो एक ये समझ लो जिसका काम होता है चार्जेस को इमिट करने का। क्या हो गया, द वर्क क्या हो गया, टू इमिट द चार्ज कैरियर्स। अब आपको पता है, जैसे मैंने फॉरवर्ड बायस में बताया था, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो अगर मान लो आप इमिट करना चाहते हो तो आपको इसको किस में रखना पड़ेगा, तो इसको अपन रखते हैं फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस, हमेशा ध्यान में रखो कि जो भी इमिटर होगा उसका काम होता है इमिट करने का, चार्जेस को आगे की तरफ भेजने का, तो हमेशा अपन उसको क्या रखेंगे, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अच्छा यहां पे आप ये समझ लो कि ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। एक होता है बेस, क्या हो गया, बेस। वर्क क्या होता है, वर्क टू बैलेंस। बेस का मतलब क्या हो गया, जिसका काम होता है बैलेंस बनाए रखने का। अब जैसे मैं उसी चीज को थोड़ा इधर से बनाता हूं कि ट्रांजिस्टर में होता क्या है, तो अपन पहले इधर देखते हैं ट्रांजिस्टर। मैं इन्हीं सारे टर्मिनल्स को इसके साथ भी बताऊंगा। ट्रांजिस्टर में बच्चों क्या करते हैं, 2 हाईली डॉप्ड, किसको, 2 हाईली डॉप्ड। जैसे मैंने क्या करा, पीएनपी बना दिया। पीएनपी के अंदर क्या करते हैं अपन, जैसे ये मान लो कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि पी की डोपिंग यानी होल्स की डोपिंग ज्यादा कर दूंगा। ठीक है, और ऐसे ही ये तो जो एन है उसकी अपन क्या कर देंगे, डोपिंग कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग कर देंगे कम। तो यहां पे देखो, जैसे मान लो कि मैं बात कर रहा हूं 2 की, तो यहां से ध्यान से समझना। अभी आप सोच रहे होंगे कि छोटी वाली लेयर कहीं की है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने बनाया पीएनपी, तो पीएनपी बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 पीएन जंक्शन जॉइंट to each other having hole doping high, 2 p-n junction joined to each other having hole doping high and electron doping as very low। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो डोपिंग होती है उसको हम बहुत कम करके रखते हैं। और एक हो गया NPN, क्या हो गया, NPN। इसमें क्या करते हैं, 2 PN जंक्शन are joined to each other having electron doping
हाई एंड होल डोपिंग वेरी लो। ठीक है, अब देखो चीजों को समझना जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं वो क्या है। जैसे ये पीएन जंक्शन है, ठीक है, तो पीएन जंक्शन है तो इसके अंदर ये और ये तीन टर्मिनल हो गए। ये हो गया इमीटर, ये हो गया हमारे पास बेस, और ये क्या हो गया कलेक्टर। बात समझ में आई? देखो सीधी सी बात बता रहा हूं बच्चों, मैं एक बहुत अच्छे सीधे तरीके से आपको ये चीज सिखाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझना। ऐसे ये क्या हो गया इमीटर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया कलेक्टर। इसे तो अपन बोल देते हैं इमीटर, ये हमारा क्या हो चुका है बेस, और ये हमारा क्या हो चुका है कलेक्टर। ठीक है, तो ये तीन टर्मिनल वाली डिवाइस जो है वो हमारी आ चुकी। अब ध्यान से समझो, इमीटर का काम होता है इमिट करना, बेस का काम होता है बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि कलेक्टर का जो काम है वो चार्जेस को कलेक्ट करने का होगा, है ना। अब ध्यान से समझो, अगर आप इमीटर के बारे में कमेंट करना चाहते हैं, वर्क ऑफ इमीटर इस क्या है कि चार्ज कैरियर को आप इमिट करना चाहते हो, तो इमिट करने के लिए किस में रखना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में रखने के साथ मुझे एक चीज बताओ, इसमें कौन ज्यादा है होल्स, इसमें कौन ज्यादा है होल्स। और बेस के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो यही कहोगे हमेशा कि इसमें तो क्या होंगे हाईली डॉप्ड चार्ज कैरियर्स। क्या कहोगे कि हाईली डॉप्ड चार्ज कैरियर्स हमेशा इसके अंदर होंगे। ये हाईली डॉप्ड चार्ज कैरियर्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे लो डॉप्ड चार्ज कैरियर्स, मतलब जहां पे डोपिंग कम हो रखी होगी वो वाले चार्ज कैरियर्स इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसका काम बैलेंस बनाने का है। फिर थर्ड हमारे पास जो इमीटर आता है, थर्ड वाला जो हो गया वो आ गया कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या हो चुका है कलेक्ट करने का, तो यहां क्या लिखोगे वर्क टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर्स। अब मुझे बताओ, हम चाहते हैं कि चार्ज कैरियर्स को रोके, तो रोकने के लिए सबसे पहले क्या होगा भाई, जब आप चाहते हो, देखो सीधी सी मैं आपको बात बताता हूं, जैसे मान लो कोई एक डैम है, डैम में से अगर आप पानी रोके रखना चाहते हो तो जो गेट है वो बंद करके रखते हैं। गेट बंद करने का मतलब क्या हो गया, आपने सर्किट को ओपन कर रखा है, इसका मतलब कलेक्टर जो है वो हमेशा क्या होगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो जाएगा ओपन सर्किट यानी रिवर्स बायस। ठीक है ना, कलेक्ट करने के लिए हमेशा जो होगा वो कलेक्टर को क्या करते हैं रिवर्स बायस करते हैं। तो वर्क टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर्स, इसको हमेशा ओपन सर्किट रखा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो अगर मैंने डैम के अंदर पानी रोक रखा है, यानी वो क्या हो गया ओपन सर्किट, यानी आपने उसको रिवर्स बायस कर रखा है। पर मैंने अगर पानी छोड़ दिया इसका मतलब डोर ओपन कर दिए, ओपन करते हैं इसका मतलब सर्किट क्लोज हो गया, पानी जाने लग जाएगा, यानी वो क्या हो चुका है फॉरवर्ड बायस हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हो गई। और इसके अंदर भी क्या होंगे हाईली डॉप्ड चार्ज कैरियर्स यहाँ रिसीव होंगे। हाईली डॉप्ड चार्ज कैरियर्स, जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे वो हमेशा यहाँ पे क्या होंगे हाईली डॉप्ड ही होंगे। ठीक है, अब कैसे, जैसे मान लो कि ये होल्स है तो यहाँ पे होल्स की डोपिंग ज्यादा हो रखी है। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा बच्चों। सबसे पहले तो ये देखो सर्किट कैसे बनाया जाता है, तो ये हमारा पीएनपी है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पता कैसे लगेगा कि इमीटर और बेस के अंदर क्या करना है, क्या पता कैसे लगेगा कि इमीटर के अंदर और बेस के अंदर क्या करना है ना। तो उसको पता लगाने का एक सीधा सा तरीका बताता हूं मैं। ठीक है, तो उसको बताने का देखो सीधा सा तरीका बताता हूं कि किस तरीके से हमें पता कैसे लगेगा कि इमीटर या कलेक्टर या बेस कौन सा है। सबसे पहले तो सर्किट बनाना सीखो। क्या बोला है इस क्वेश्चन ने कि हमें हमेशा इमीटर को क्या रखना है फॉरवर्ड बायस। तो इमीटर को अगर फॉरवर्ड बायस रखना है तो यानी पी को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, मुझे पी से कनेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा
फॉरवर्ड बायस हुआ या नहीं हुआ? देखो P टू P कनेक्टेड है, N टू N कनेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या हो चुका है? फॉरवर्ड बायस। अब मुझे कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है, इसको क्या करना है? फॉरवर्ड बायस, और इसको रिवर्स बायस। तो P2 किससे कनेक्ट होना चाहिए? N से। तो यहां पे क्या हो गया? ये समझ में आ गया? पहले तो ध्यान से समझो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस मैंने कैसे सिखाया है, तो वो वाली चीज को कैसे समझे कि यहाँ P टू P कनेक्ट कर दिया, N टू N कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तभी तो फॉरवर्ड बायस होगा, और हम इमीटर को फॉरवर्ड बायस चाहते हैं। अगर हमने ये माना है कि ये इमीटर टर्मिनल है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ऐसे ही ये वाला टर्मिनल अगर कलेक्टर है तो इसको रिवर्स बायस करने के लिए P टू N कनेक्ट करना पड़ेगा, N टू P कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे ही मुझे ये बताओ, इसके अंदर क्या है कि मुझे रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस करने के लिए क्या करें? सॉरी, इसको तो फॉरवर्ड बायस करना है, इमीटर को तो क्या करेंगे? N टू N और P टू P कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N टू P, यानी ये भी ऐसा आ जाएगा। देखो N किससे कनेक्ट हो चुका है? P से, और N यहाँ पे किससे कनेक्ट हो रखा है? N से, है ना। तो यहाँ पे जब सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रखी है तो ये हमारा काम इजी कर रही है। चलो अब देखो, ये तो हमने बना दिया है कि ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस कर दिया। अब देखो बच्चों, जो तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वो तरीका क्या है कि यहाँ पे तो आप कह रहे हो कि PN जंक्शन PNP, इसका मतलब क्या है? होल्स डोपिंग इज वेरी हाई, है ना। और अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन डोपिंग जो है इज वेरी लो, यानी आपने इलेक्ट्रॉन्स की तो डोपिंग बहुत कम कर रखी है। अब डोपिंग कम करने का मतलब आप ऐसे समझ लो बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं कि P के अंदर आपने होल्स की डोपिंग कर रखी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 होल्स थे। समझने के लिए मैं क्या बता रहा हूं कि यहाँ पे कितने थे? 100 होल्स, है ना। ऐसे अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा तो क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन डोपिंग इज वेरी हाई, है ना। और अगर आप बात करोगे होल्स, तो होल्स डोपिंग इज वेरी लो। यहां पे होल्स की जो डोपिंग है वो क्या होगी? बहुत ही पुअर होगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इससे मैंने सर्किट से एक चीज मुझे क्या समझ में आ रही है कि जो भी लो डोपिंग वाला पार्ट होगा वो ऑलवेज कहां का वाला? हमेशा क्या होने वाला है? बेस होने वाला है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं द लो डोपिंग पार्ट इज ऑलवेज बेस। जैसे यहां पे लो डोपिंग वाला कौन सा है? इलेक्ट्रॉन लो डोपिंग, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लो डोपिंग वाला पार्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया? बेस। ऐसे ही यहां पे भी क्या हो गया कि होल्स है, तो यहां होल्स लो डोपिंग, और ये कितना हो चुका है? ये भी बेस हो चुका है। यानी अगर मैं बात करूं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। लो डोपिंग पे तो मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है। लो डोपिंग पे तो कितने हैं? 5। भाई हाई डोपिंग पे 100 मान रहे हो तो लो डोपिंग पे ये मान लो। ऐसे ही अगर मैं यहां कहूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से बच्चों, है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने? 100 इलेक्ट्रॉन। और लो डोपिंग वाले पार्ट पे है P, यानी यहाँ पे मान लेते हैं कि होल्स है, तो ये हो गया हमारे 5 होल्स। यहाँ पे कितने हैं? 5 होल्स है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर अपन यहाँ पे बात करें, मैं जो चीज समझाना चाहता हूं अब ध्यान से समझना। आपने क्या करा कि सबसे पहले अपन PNP के बारे में सीखते हैं। तो PNP में क्या होगा? जैसे ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये पॉजिटिव ये टर्मिनल होने की वजह से होल्स भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ये इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ध्यान से समझना, ये आपने फॉरवर्ड बायस किया तो ये वाला टर्मिनल क्या हो चुका है? पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कैरियर्स भी पॉजिटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से होल्स इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि इमीटर करंट जो होगी वो इधर आएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कहते हो कि करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर होल्स राइट साइड में मूव करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो इमीटर करंट है वो किधर मूव करेगी? राइट साइड में, ठीक। अब ये क्या हुए? 100 के 100 होल्स यहां से रवाना हुए, बीच में मिला उनको बेस। क्या हुआ?
100 होल्स जो है वो यहां से रवाना हुए और बीच में उनको मिला बेस यानी एन टर्मिनल, जहां पे थे 5 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, यहां से जो 100 होल्स थे वो रवाना हुए और बीच में बेस टर्मिनल पे पहुंचे और वहां पे मिले उनको 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे तो उन्होंने उसके साथ रिकम्बाइंड करा के एक जो करंट फ्लो कराई उसे बोला गया बेस। क्या बोला गया, बेस। बात समझना, यहां से 100 होल्स जो थे, क्या थे, 100 होल्स थे रवाना हुए पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से, तो वो यहाँ पे बेस टर्मिनल पे गए, बेस में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइंड होके उन्होंने जो करंट फ्लो कराई वो कितनी हो गई, IB। तो यहां कितने रिसीव हुए भैया, तो यहां पे जब अपन बात करेंगे तो यहां रिसीव हो चुके हैं हमारे लिए, यहां 100 होल्स थे तो यहां कितने हो गए, अब 95 होल्स यहां पे पहुंच चुके हैं, है ना। क्या इधर ही आ रहे होंगे, तो इधर ही आ रहे होंगे, तो इसका मतलब जैसे ही यहां पे पहुंचे तो यहां जो करंट फ्लो करी उसे अपन ने बोल दिया IC, जिसे कलेक्टर करंट बोला गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक आता है कि सर IC और IE की डायरेक्शन तो हमें समझ में आ चुकी है कि आपने बोला होल्स इधर मूव कर रहे हैं तो इमिटर करंट इधर हो गई, होल्स भी यहाँ रिसीव हुए हैं इधर की तरफ, तो हमने मान लिया कलेक्टर करंट भी इधर आई। पर आपने बेस करंट की डायरेक्शन कैसे मानी, ये दिमाग में क्वेश्चन आपके आ रहा होगा। तो देखो बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया है, चार्ज का कंजर्वेशन लगाया है कि 100 इधर थे, 95 इधर हुए, तो भैया 5 इधर की तरफ ही तो गए होंगे, तभी तो आप ये कहोगे चार्ज कंजर्वेशन यही कहता है ना कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। अब 100 थे, 95 इधर गए, तो 5 की डायरेक्शन इधर ही बनाओगे तभी तो जाके मानोगे। तो यहां से मेरे को क्या चीज पता लगी कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। क्या मैं यहां जंक्शन पे अगर KCL लगाऊंगा तो यही चीज रिसीव होगी, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा, पहले अपन ये देखते हैं। हमने ये क्या चीज देखी कि अगर PNP है, अगर PNP है तो PNP के अंदर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि कलेक्टर टर्मिनल से करंट बाहर आए और इमिटर करंट से टर्मिनल अंदर आए। तो मैं या ऐसे समझ लेना, जब भी मुझे कोई ट्रांजिस्टर दिखा रखा होगा और उसके अंदर P टर्मिनल से करंट, जिस टर्मिनल से करंट अंदर आ रही होगी, अगर वो ट्रांजिस्टर PNP है और जिस टर्मिनल से करंट अंदर आ रही होगी और जिस टर्मिनल से करंट बाहर जा रही होगी, तो अंदर वाला तो वो बनेगा इमीटर और बाहर जाता हुआ क्या हो जाएगा, कलेक्टर। इस तरीके से डिसाइड करना है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। कैसे चर्चा करेंगे कि वापस से अब देखो यहां नेगेटिव है तो यहां पे भी क्या बन गया, नेगेटिव हो गया ना भाई। आप फॉरवर्ड बायस करना चाहते हो तो नेगेटिव, क्या यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फिर से रिपल्शन होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में फिर से रिपल्शन होगा, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर मूव करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे तो क्या पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा। ध्यान से समझो बच्चों, मैंने जो चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट साइड में मूव करेंगे। अगर राइट साइड में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि इमिटर करंट जो होगी वो इधर आ रही होगी, यानी IE, ठीक है। यानी यहां से 100 इलेक्ट्रॉन रवाना हुए, कहां से, एन टर्मिनल जो है वहां से क्या हुआ कि 100 इलेक्ट्रॉन्स रवाना हुए। अब 100 इलेक्ट्रॉन रवाना हुए, बीच में उसको क्या मिला, तो बीच में मिले उनको 5 होल्स। क्या हो गए, बीच में कितने मिले, 5 होल्स वहां पे मिले। तो 5 होल्स अगर बीच में मिल चुके हैं तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, उनके साथ रिकम्बाइंड होके जिससे क्या हो गया, IB बोला गया। अब वापस से मैं इसकी डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 5 होल्स के साथ रिकम्बाइंड होके जो करंट फ्लो कराए उसे बेस करंट। तो यहाँ पे क्या कितने पहुंचे, क्या यहाँ पे पहुंच चुके हैं हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे कितने रिसीव हो चुके हैं, 95 इलेक्ट्रॉन रिसीव हो चुके हैं। तो 95 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इसका मतलब करंट इधर आ रही होगी। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट है, जो कलेक्टर करंट है वो इधर आ रही होगी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, वही चार्ज का कंजर्वेशन लगाया, 100 इधर थे, 5 इधर आ गए, तो सोचो 100 इलेक्ट्रॉन थे, 95 इधर हो गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो करंट की तो अपवर्ड होगी। ऐसे ही अपन ने यहाँ बना दिया, यानी यहाँ पे भी वो चीज फॉलो हो रही है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, है ना।
जिसमें मैं नाम दे देता हूं IE को तो अपन क्या बोलते हैं, इमीटर करंट। IE का मतलब क्या है, इमीटर करंट। फिर दूसरा अगर मैं कहूं IB यानी बेस करंट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं IC तो क्या हो चुका है, कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट यानी इमीटर करंट, बेस करंट और क्या हो चुका है, कलेक्टर करंट। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो बच्चों ट्रांजिस्टर के दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं बताऊं ट्रांजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 3 टर्मिनल होते हैं ना, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऐसे ही मैं दूसरा भी बना देता हूं, यस, ठीक है। अब इसमें PNP NPN कैसे पता लगेगा, अगर ये करंट अंदर आ रही है और इधर की तरफ करंट बाहर जाती हुई नजर आ रही है, यानी ये क्या हो गया, PNP। देखो ये इमीटर टर्मिनल वो स्पेसिफाई करेंगे, ये बेस या कलेक्टर, तो या तो PNP डायरेक्ट स्पेसिफाई कर देंगे, तो PNP स्पेसिफाई कर रखा है और आपसे पूछा हुआ है कि कलेक्टर और इमीटर कौन सा है, तो जिस टर्मिनल से करंट अंदर आएगी, देखो जिस टर्मिनल से करंट अंदर आ रही होगी तो वो तो इमीटर हो गया, और जिस टर्मिनल से करंट बाहर जा रही होगी वो कलेक्टर हो गया। या उल्टा देख लो, अगर मुझे EBC दे रखा है और हमारे से पूछा जाए कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो आप ऐसे कह सकते हो जिस टर्मिनल से अंदर की तरफ करंट आ रही होगी वो तो P वाला, और जिससे बाहर जा रही होगी वो भी P वाला, यानी PNP ट्रांजिस्टर हो चुका है। अब इसमें बताओ, इसमें क्या है कि अगर मैंने बोल दिया ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो इमीटर टर्मिनल से करंट बाहर निकलनी चाहिए और कलेक्टर टर्मिनल से अंदर आनी चाहिए, यानी ये कौन सा हो चुका है, NPN ट्रांजिस्टर। कौन सा हो चुका है, NPN ट्रांजिस्टर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है बच्चों कि किस तरीके से हमारे को PNP और NPN के बारे में डिसाइड करना है, किस तरीके से PNP और NPN के बारे में डिसाइड करना है। PNP का मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये क्या हो गया, NPN। बेस की करंट वो आपको बताएंगे नहीं, बेस की करंट आपको खुद को माननी पड़ेगी, और मानने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है ना। 100 इलेक्ट्रॉन्स और 100 होल्स वाली जो गणित है उससे थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक। तो एक बार आप लोग यहाँ पे चीजों को समझ लो कि NPN PNP क्या था, मैंने आप लोगों को जो बताया मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ट्रांजिस्टर जो होता है वो लो इनपुट से हाई आउटपुट वाली डिवाइस होती है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, जिसमें 3 टर्मिनल कहलाते हैं इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर का काम होता है चार्जेस को इमिट करना, इसलिए उसे अपन क्या बोलते हैं, इससे इमीटर बोला जाता है, उसको अपन फॉरवर्ड बायस रखते हैं। क्या रखते हैं, फॉरवर्ड बायस। फिर उसके बाद उसकी जो डोपिंग होती है वो हाईली होती है। फिर दूसरा टर्मिनल होता है बेस, उसका काम होता है उसको बैलेंस रखने का, जिसकी डोपिंग कम रखते हैं, ठीक है। और कलेक्टर का काम है उसको चार्ज करिए, उसको कलेक्ट करने का, इसलिए उसको ओपन सर्किट यानी रिवर्स बायस रखा जाता है और डोपिंग इसकी भी हाई होती है। अब ट्रांजिस्टर को बनाने का तरीका क्या होता है कि 2 PN जंक्शन को एक दूसरे से जोड़ दो, जिसके अंदर किसी एक की डोपिंग आपने ज्यादा कर रखी हो दोनों के अंदर। जैसे PN जंक्शन था तो उसमें अगर P की डोपिंग हाई करके दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर P की डोपिंग को हाई करके जब आप एक दूसरे से कनेक्ट कर दोगे तो वो तो बन जाएगा PNP। और NPN के अंदर क्या होगा, जब PN जंक्शन जो 2 थे उसमें इलेक्ट्रॉन की डोपिंग हाई करके एक दूसरे से कनेक्ट कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, NPN, ठीक है। तो PNP और NPN हो चुके हैं ना। अब डोपिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग PNP के अंदर ज़्यादा होती है और होल्स की डोपिंग PNP के अंदर ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग कम होती है। और इसके अंदर अगर अपन बात करें NPN के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग हाई होती है और होल्स की डोपिंग कम होती है। अब मैंने क्या तरीका बताया था PNP का कैसे डिसाइड करेंगे, तो PNP का डिसाइड करने का तरीका था कि जब कभी भी मान लिया कि इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं और इसको रिवर्स बायस करते हैं, तो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे मान लिया कि 100 होल्स थे और जिसकी डोपिंग कम थी वहां पे आप मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो N की टर्मिनल के अंदर आपने 5 इलेक्ट्रॉन मान लिए। तो इधर से जब फॉरवर्ड बायस किया तो होल्स पे फोर्स लगा राइट साइड में, तो होल्स पे फोर्स लगा राइट साइड में, जिसकी वजह से होल्स ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया राइट साइड में। तो वहां पे क्या हुआ कि इमिटर करंट जो निकल के आए वो आ गई IE। उन्होंने 5 इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइंड होकर जो करंट फ्लो कराई वो हो गई बेस करंट, ठीक है। और जब फिर इधर की तरफ कलेक्टर पे वो रिसीव हुए तो वो हो चुके हैं हमारे पास कलेक्टर करंट 95 रिसीव हुए।
ऐसे इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हुआ, भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में तो इलेक्ट्रॉन मूव करना है तो स्टार्ट हुए, तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन गए, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो कहाँ पे रिसीव इधर की तरफ जा रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, यानी पॉजिटिव किधर जा रहा होगा, लेफ्ट साइड में, यानी ये वाली करंट हो गई इमीटर। फिर उन इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स के साथ रिकम्बाइंड हुए, जो करंट फ्लो कराए उसे अपन ने क्या बोल दिया, बेस करंट। और फिर उसके बाद वो राइट साइड में पहुंचे, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुए तो वहां हो गई कलेक्टर करंट, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में, किस लिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर रिसीव हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा। ठीक है, अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये चीज हमने देख ली IE, IC और IB के बारे में। अब देखो अब मुझे यहां पे पता लग रहा है IB बेस करंट इज ऑफ वेरी लो अमाउंट ऑफ माइक्रो एम्पियर। जो बेस करंट होती है ना वो बहुत कम आर ऑफ सेम ऑर्डर और ऑलमोस्ट इक्वल, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, पर वहां पे बराबर अपन नहीं कह सकते। अब देखो यहां पे एक चीज आती है बच्चों, एक आता है इसमें करंट गेन आते हैं, करंट गेन। अब करंट गेन क्या होता है, ठीक है, करंट गेन के अंदर अपन बात करते हैं, पहला करंट गेन होता है अल्फा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अल्फा। या आप ऐसे कह सकते हो, इसमें सब हेडिंग अगर अपन बनाए तो ये आ गया करंट गेन इन कॉमन बेस, करंट गेन इन कॉमन बेस, जिसे बोला जाता है अल्फा। क्या बोला जाता है, अल्फा। देखो अब ये करंट गेन और ये वोल्टेज गेन कैसे डिसाइड करते हैं, देखो बच्चों मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं जिससे समझ जाना। जैसे मैं आपसे कहूं कि इनपुट और आउटपुट और बैलेंस का काम किसे रखेंगे, तो देखो अगर मैं कहूं कि इनपुट, चलो नेम भी लिख देते हैं उसका, जो चीज मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो अपने से बोल दिया कि कॉमन, जिसके आगे भी कॉमन लग रहा है, यानी कॉमन इमीटर। पहला आपको बोल दिया कॉमन इमीटर, है ना। कॉमन इमीटर का मतलब क्या हो गया, जिसके आगे आपने कॉमन लगा रखा है ना, तो आप ये कह सकते हो कि इमीटर को तो क्या कर दो, ग्राउंड कर दो, इमीटर ग्राउंड। जो भी कॉमन इमीटर लग रहा है उसका मतलब क्या हो गया कि वो वाला टर्मिनल तो ग्राउंड हो चुका है। तो भैया जब आप बात करोगे कि इनपुट कहाँ से देना है, तो इनपुट के लिए मेरे पास टर्मिनल कौन सा बचा, बेस। क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना, ज्यादातर केस के अंदर कलेक्टर ही आउटपुट में होगा, क्योंकि जहां पे चार्ज कैरियर्स का कलेक्शन हो रहा होगा वही तो अपन क्या रखेंगे, आउटपुट। यानी आउटपुट के लिए हमारे पास अपन क्या कहेंगे कि कलेक्टर टर्मिनल हमारा आउटपुट टर्मिनल हो चुका है। तो ऐसे ही सोचो कि अगर मैं कहूं आपसे कॉमन बेस, तो कॉमन बेस होने का मतलब आप क्या कहोगे कि बेस टर्मिनल जो है उसको आप क्या कर दो, ग्राउंड कर दो। बेस टर्मिनल को क्या कर दो, ग्राउंड। तो इनपुट आपका क्या बन चुका है, इमीटर, और आउटपुट आपका क्या हो चुका है, कलेक्टर। क्या हो चुका है, इनपुट आपका इमीटर हो चुका है और आउटपुट कौन सा हो चुका है, कलेक्टर हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों। तो यहां पे क्या हो चुका है, बेस तो क्या हो गया, हमारा ग्राउंड हो चुका है, और यहाँ पे इनपुट इमीटर हो गया और आउटपुट कलेक्टर हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कॉमन इमीटर है, तो यहाँ पे अगर मैं करंट गेन की बात करूंगा तो करंट गेन अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। क्या कहेंगे, आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। आउटपुट कौन सी है, आई सी, इनपुट कौन सी है, आई बी। क्या हो गई, कॉमन इमीटर के केस में, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, इसके बारे में अभी अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल अपन करंट गेन के बारे में चर्चा करने से पहले करंट गेन को अपने को सिंपल सा ऐसे ध्यान में रखना है कि करंट गेन जो होता है, करंट गेन, तो करंट गेन का मतलब क्या हो गया, आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। जहां से भी आप आउटपुट ले रहे हो डिवाइड बाय जहां से भी इनपुट ले रहे हो। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं कॉमन कलेक्टर,
तो कॉमन कलेक्टर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि कलेक्टर को आपने क्या कर दिया, ग्राउंड, कलेक्टर को क्या कर दिया, ग्राउंड। तो अब इस केस में क्या होगा कि इस केस के अंदर अपन इनपुट तो कहां से रखते हैं, बेस से, और फिर आउटपुट कहां से रखते हैं, इमीटर से। इसलिए ज्यादातर कॉमन कलेक्टर को यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ज्यादातर कॉमन इमीटर वाला जो केस आता है उसको यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब मेरी बात समझना, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से समझे, फिर अपन सर्किट की तरफ आएंगे कि किस तरीके से हमारे को सर्किट बनाना होता है, इन सब का कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ये सभी का हमारे को किस तरीके से वहां पे सर्किट बनाना है, तो वहां पे चर्चा करते हैं। देखो, बात करें अगर अपन सबसे पहले कि करंट गेन इन कॉमन बेस, तो कॉमन बेस के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो कॉमन बेस के अंदर आपने करंट गेन क्या बोला है, करंट गेन बोला हुआ है आई नॉट अपॉन आई इनपुट। ठीक है, अब कॉमन बेस है तो बेस तो ग्राउंड है, तो आउटपुट कौन सा हो गया, आई सी। ठीक है, और इनपुट कहां से, आई ई। और हमें पता है, अगर मैं कहूं तो 95/100 वैसा रेशो आया था, यानी ये वाली चीज आती है ऑलमोस्ट 1 के इक्वल, इसे बोला जाता है अल्फा। करंट गेन इन कॉमन बेस को क्या बोला जाता है, अल्फा। फिर करंट गेन इन कॉमन इमीटर, तो यहां पे क्या कहेंगे, आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। तो कॉमन इमीटर है तो कहां से आउटपुट लोगे, आई सी, और बेस से इनपुट आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये तो था 95 और ये कितना था 5, यानी 19 ऑलमोस्ट। अपन अगर ये कहें तो ये 19 यानी वेरी हाई, इसे बोला जाता है बीटा। ठीक है, करंट गेन इन कॉमन बेस तो क्या होता है, अल्फा, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होती है। और करंट गेन इन कॉमन इमीटर बोला जाता है, तो वो क्या होता है हमारे बीटा, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, ये इक्वेशन हमने देखी थी, I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी थी। अब अगर मैं यहां पे कहूं बच्चों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं I माइनस आई बी इज इक्वल टू आई सी। अब मैंने इसको डिवाइड किया, आई ई डिवाइड बाय आई सी माइनस आई बी अपॉन आई सी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन आई सी अपॉन आई ई माइनस 1 अपॉन आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल टू 1। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूं ताकि अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल सके। देखो, क्या ये अल्फा लिखा हुआ है क्या, यानी ये तो आ गया 1 अपॉन अल्फा, माइनस ये क्या बीटा लिखा हुआ है क्या, तो बीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये क्या आया, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब चाहो तो किसी की भी कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा। तो अल्फा की वैल्यू देखो क्या आया, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, दिख रहा है ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आ ही रहा है। क्योंकि मैं कहूँगी मान लो कि 19 डिवाइड बाय 19 प्लस 1 यानी 20 आया, तो ये ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आएगा। बीटा की बात करें तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देख लो कि अल्फा जो होता है वो तो 1 के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बीटा आने वाला है वो बहुत हाई आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें बताई कि अल्फा और बीटा के अंदर क्या चीज़ होती है ना, अल्फा और बीटा के अंदर क्या चीज़ होती है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो अपन ने ये चीज बना दी कि इसके अंदर किस तरीके से, अब मान लो जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दिया जाए कि इन कॉमन इमीटर द बेस करंट इज 2 माइक्रो एम्पियर एंड current gain is
42 फाइंड आउट IC एंड IE। क्या बोला हुआ है कि आपको कलेक्टर करंट और इमीटर करंट बताना है। अगर कॉमन इमीटर का केस है तो आपको बेस करंट दे रखी है और आपको करंट गेन दे रखा है। तो पहले तो देखो ऐसे लिखा करो, कॉमन इमीटर। हर केस में थोड़ा आप लोग हैबिट डालोगे ना तो समझ में आ जाएगा। इनपुट बेस, आउटपुट कलेक्टर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ गया IB और ये क्या आ गया IC। इसका मतलब बीटा IC अपॉन IB, है ना। और बीटा की वैल्यू 42 दे रखी है। IC और IE की जगह क्या दे रखा है, 2 माइक्रो एम्पियर। तो IC कितना आ गया, 84 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारी कलेक्टर करंट आ चुकी है। ठीक है, फिर मुझे पता है कि 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। क्या आ गया, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 42 प्लस 1, यानी अल्फा की वैल्यू 42/43 आई। और एक्चुअल में क्या होता है, ये IC अपॉन IE, ये 42/43 यही आया ना अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ IE कितना आ जाएगा, 43/42 इंटू IC कितना, 84 माइक्रो एम्पियर। तो इससे 2 बार यानी कितना आ गया, 86 माइक्रो एम्पियर। ये हमारा IE आ गया। समझ में आया। तो ये फास्ट तभी होगा जब आप लोगों को ये चीजें थोड़ी अप्रोच से दिखने लगेगी कि किस तरीके से वहां पे हमारे को सॉल्व करना है, किस तरीके से हमारे को वहां पे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं सर्किट डायग्राम बनाने पे। फिर अपन उसको देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर के कितने टाइप के रीजन होते हैं, उन रीजन के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो अभी तो अपन पहले ये चीज समझी, अब अपन देखते हैं सर्किट। ट्रांजिस्टर के जो है वो सर्किट अपन देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला सर्किट अपन जो देखने वाले हैं वो मैं आपको बनाना बता रहा हूं, कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर, ठीक है। सबसे पहला काम कॉमन इमीटर के सर्किट को बनाने का सीधा सा तरीका है। मैं आपको कोई चीज डिफिकल्ट वाली चीज नहीं बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने बना दिया PNP ट्रांजिस्टर। पहले तो ट्रांजिस्टर बनाओ, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों बना रहे हो, उसका कारण मैं आपको अभी बताऊंगा। मेरे को पता है कि अगर मैं ट्रांजिस्टर बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो अगर ये इमीटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है, और इमीटर में करंट अंदर आ रही है और कलेक्टर में करंट बाहर जा रही है। इमीटर में करंट अगर अंदर आ रही है, कलेक्टर से करंट बाहर जा रही है, तो वो हमारा क्या हो चुका है, PNP ट्रांजिस्टर। क्या हो चुका है, PNP। पहले तो कॉमन इमीटर में इनपुट की बात करेंगे तो क्या होगा, बेस। आउटपुट की बात करेंगे तो क्या होगा, कलेक्टर। क्या हो गया, इनपुट की बात करेंगे तो वो तो हो गया बेस, और आउटपुट की बात करेंगे तो क्या हो गया, कलेक्टर। ध्यान से समझना बच्चों, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर रखना। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये हमने बनाया, इसके पैरेलल में लगा दो आप, इस जगह पे लगा दो आप अमीटर, और यहां पे आप लगा दो वोल्ट मीटर। ठीक है, और आपने कहा है कि इनपुट जो है, सॉरी, कॉमन जिसको किया जाता है उसको ग्राउंड करते हैं, तो भैया साहब ग्राउंड कर दो, यहां पे बना दो ग्राउंड का सिंबल। बना दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे अगर मैं कहूं तो यहां ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और हम चाहते हैं कि हमेशा इनपुट जो हो, या आप ऐसे कह दो कि इमीटर टर्मिनल जो है वो फॉरवर्ड बायस हो। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये PNP है, या आपने PNP के लिए बना रहे हो, तो ये P हुआ, ये N हुआ और ये P हुआ, तो PNP, तो यानी ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो क्या P to P कनेक्ट होना चाहिए, यानी मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, क्या बोलेंगे इसको, ये आ गया ऐसे। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे बताओ, जब मैं यहां बना रहा हूँ, कहां पे, आउटपुट में, तो आउटपुट में मैंने बना दिया
यहाँ पे तो एक बना देता हूँ मैं करंट मेजरमेंट के लिए। ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो चुका है। हम चाहते हैं कि ये रिवर्स बायस रहे, रिवर्स बायस के लिए यानी इससे कनेक्ट होना चाहिए इससे, तो ये हो गया हमारे, यहाँ पे पैरेलल में लगा देता हूँ मैं वोल्ट मीटर। तो ये तो हो गया अमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर और ये अमीटर। ठीक है, ये हमारा सर्किट बनके तैयार हो चुका है जैसा आपने बोला था वैसे, बस मैंने एक्स्ट्रा में कुछ नहीं किया, रेजिस्टेंस बनाया। अब देखो जो चीज मैं मार्क कर रहा हूं ये है भैया VBE। VBE का मतलब क्या है? बेस टू इमीटर वोल्टेज या इमीटर टू बेस वोल्टेज, कुछ भी बोल सकते हो, इमीटर टू बेस वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्ट मीटर जो होता है ना, वोल्ट मीटर इन इनपुट मेजर VBE। ठीक है, अच्छा यहां पे अमीटर मेजर करंट इन इनपुट, अमीटर मेजर करंट इन इनपुट। अच्छा करंट इनपुट में करंट कौन सी है? IB। तो IB इज ऑफ वेरी लो अमाउंट, यानी कौन सा अमीटर यूज करना चाहिए? माइक्रो एम्पियर वाला। ठीक है, तो यहां पे ज्यादातर अपन यूज करते हैं माइक्रो एम्पियर और ये मिली वोल्ट के ऑर्डर का। ठीक है, यहाँ पे मिली एम्पियर में करंट आ जाती, करंट गेन हुआ और ये भी वोल्टेज आ जाएगा। अब इनपुट आपने बोला है कि बेस से देना है, इनपुट किससे देना है? बेस से, तो इसे बोलते हैं VBB। क्या बोलते हैं? VBB, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, जिसे आप कह सकते हो जो हमने अप्लाई किया है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये RI क्या है हमारे पास? अगर अपन बात करें तो RI हो चुका है इनपुट रेजिस्टेंस, है ना, इनपुट के अंदर RI जो है वो रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, चर्चा करते हैं अपन आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट के बारे में चर्चा करते हैं तो क्या है, ये वाला जो वोल्टेज होता है हर सर्किट के अंदर वेरी करेगा, ये होता है VCE। क्या होता है? VCE यानी कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। क्या है? कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। ठीक है, ये R0 होता है। ठीक, अब अपने को पता है ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इन आउटपुट, वोल्ट मीटर इन आउटपुट मेजर द वोल्टेज VCE, वोल्ट मीटर इन आउटपुट मेजर VCE एंड करंट इन आउटपुट इज IC। ठीक है, तो यहां पे तो करंट कैसी होगी? IC। अब देखो जो करंट मैं बता रहा हूं वैसे ही जैसे अपन ने उसके अंदर बनाई थी, कैसी कि यहां से IE आ रही है, ये तो PNP में यही होता है ना, इधर से IB जाएगी तो इधर से क्या होगी? IC जा रही होगी। देखो धीरे धीरे अपन सारी चीजें बना रहे हैं, एक एक सर्किट डायग्राम बनाना। ठीक है, अब अपने को पता है कि IC ठीक ठाक उसका होता है, इसलिए किस ऑर्डर का रखते हैं अपन? मिली एम्पियर का। अब यहां पे आउटपुट वोल्टेज जो होता है, आउटपुट वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है, ये हमने अप्लाई किया है, जिसे VCC यानी कलेक्टर वोल्टेज जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे VCC और R0 क्या हो चुका है? आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद समझो कि करंट इधर से आ रही है IC, ये आई, तो इसका मतलब ये टर्मिनल प्लस और ये माइनस। ठीक है, यहां पे जब आप कहोगे तो ये माइनस से प्लस,
क्या हो चुका है, माइनस से प्लस, यही आएगा ना। ठीक, अब ये यहां से इमिटर करंट ऐसे जा रही है तो ये प्लस से लेके माइनस, यहां तक भी ठीक है। और अगर अपन यहां देखें तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, और इसमें अंदर आप देखोगे यूं करंट जा रही है, यानी ये प्लस और ये माइनस, यानी मुझे VBE के बारे में अगर चर्चा करनी है तो। अब एक चीज ध्यान में रखना, इसमें अगर मैं कहूं वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन जिसे बोलते हैं AV, इसे बोला जाता है V आउटपुट अपॉन V इनपुट, है ना। आउटपुट होता है बच्चों ये वाला पार्ट, अप्लाई किया जो वो नहीं, जो अपन ने यहां पे रिसीव किया वोल्ट मीटर से मेजर किया, यानी कौन सा, VCE। और इनपुट वाला कौन सा होता है, जो आपने ये वाला अप्लाई किया है ट्रांजिस्टर के अक्रॉस, तो ये कह सकते हो वोल्टेज गेन। ये हर एक सर्किट के अंदर चेंज होगा, इसलिए मैं आपको हर एक सर्किट के अंदर ये चीज बनाना बताऊंगा। ठीक है ना, हर एक सर्किट के अंदर में ये सारी चीजें आपको बनाना बताऊंगा, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझो, ये तो वोल्टेज गेन हो गया। करंट गेन तो अपन जानते ही हैं, करंट गेन क्या होगा, यहाँ पे I आउटपुट अपॉन I इनपुट, I आउटपुट कितना है, IC इनपुट ये कितना है, बीटा, ये हो गया हमारे पास बीटा, IB हो गया, है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्या चीज बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज अपन निकाल रहे हैं KVL इन इनपुट में। तीनों रीजन जो है ना ट्रांजिस्टर के, वो आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से रीजन के अंदर ये अप्लाई होता है। अभी फिलहाल अपन इनपुट ये सब निकालना सीखते हैं। तो देखो ये हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया, इसको बना देता हूं मैं। ये अमीटर, मिली वोल्ट मीटर, ये सब जो होते हैं ना, ये सब अपन आइडियल मानते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम देखो, ये और यहाँ पे ये VBB, और ये आपने ये वाला जो वोल्टेज बोला हुआ है ये कौन सा है, VBE, और ये प्लस बोला हुआ है, ये माइनस बोला हुआ है, और ये ग्राउंड है। और ये हो चुका है हमारा VBB, और ये हमारा क्या हो चुका है, RI, और ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि करंट ऐसे आ रही है IB। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अंदर KVL अप्लाई करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ भाई, और यूं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस VBE, फिर प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस IB इंटू RI, अब माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस VBB इज इक्वल टू 0, वहीं पहुंच गए। तो आप ऐसे कह सकते हो कि VBE की वैल्यू जो आती है वो VBB माइनस IB इंटू RI आती है। आती ही नहीं आती, ये उधर चला जाएगा तो ये बचा। ठीक है, ये तो KVL इन इनपुट हो गया। KVL इन आउटपुट अगर मैं लगाऊं तो आउटपुट के अंदर अब मुझे दिख रहा है, तो ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है ऐसा कुछ, और ये हमारा VCC, और ये वाला हो गया ये VCC, ये माइनस प्लस, करंट ऐसे आ रही है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, यहाँ पे VCE है, और ऐसे करंट आ रही है हमारी IC। तो अपन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो यूं घूमना स्टार्ट हो रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो प्लस से माइनस चलेंगे तो माइनस VCE, फिर प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस IC इंटू R0, और माइनस से प्लस चलेंगे तो माइनस से प्लस हो गया प्लस VCC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC R0। VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC R0। देखो मैंने आपको सर्किट बनाना बताया, सर्किट के अंदर की छोटी छोटी बातें बताई कि किस तरीके से उन सारी बातों को अपने को सॉल्व करना है, और किस तरीके से अपन वहां पे सारी चीजें निकाल सकते हैं, है ना। तो ये था बच्चों तरीका, जिस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आप सभी से मेरे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे आज ये वीडियो देखे, देखो उनको नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर ट्रांजिस्टर का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा समझ में आएगा, अच्छे से चीजें भी समझ में आएगी। आप लोग इसी सर्किट के अंदर बना के देखना NPN ट्रांजिस्टर के लिए, और जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो देखने के बाद उसके जो फोटो है वो बिना देखे बनाए। जैसे मैंने बताया था ना NPN कैसे बनाना है, पहले तो ट्रांजिस्टर बनाया,
फिर ट्रांजिस्टर के अंदर आप ये मानो कि इमीटर वाला नीचे है, भाई कॉमन इमीटर बना रहे हैं ना, तो कॉमन इमीटर में इसको ग्राउंड करना इजी था, इसलिए मैंने इमीटर को नीचे बनाया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर हो गया, फिर इस हिसाब से करंट बनाओ, उस हिसाब से बैटरी के कनेक्शन बनाओ, और ये सब लिख के फोटो जो है व्हाट्सएप ऑन ग्रुप के अंदर आपको फोटो व्हाट्सएप करना है। फिर देखते हैं कि कितने बच्चों ने ये वाली सारी जो चीजें हैं वो सही से की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे ट्रांजिस्टर कितने टाइप से यूज होता है, स्विच की तरह, एम्पलीफायर की तरह, और इसके कितने रीजन्स होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स।